हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीटीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। ये पहली सीरीज है, इसे आज हम हल करेंगे। जब तक के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, देखिए अच्छे से दिख रहा होगा। पहला है सेन, SEN, सेन का पूर्ण रूप यानी पूर्ण नेम बताना है उसका। देखिए पहला स्पेशल एजुकेशन निगोशिएशन, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल और एजुकेशनल नीड्स। जल्दी आंसर करिए, अपनी बुक पर लिख लीजिए आंसर और सोचकर बताइए कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ये इसका आंसर है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ये तीसरा आंसर है। अब दूसरे आंसर पर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न में से किस कारण बढ़ गई है। पहला है माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। दूसरा, माता पिता कम योग्य हैं। तीसरा, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। सोचकर बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ, जब तक सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। अब देखिए पहला आंसर, देखिए पहले क्या लिखा है, माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। ये देखकर तो कोई शिक्षा की महत्व नहीं बढ़ेगा कि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम तो अपने बच्चों को हर कोई निकालते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। माता पिता कम योग्य, अगर ये सोचिए अगर कोई माता पिता पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़े लिखे माता पिता नहीं है, तो क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाएंगे? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है शिक्षा को बेहतर योग्यता दो। ये थोड़ा लग रहा है लेकिन आगे पढ़ेंगे। संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित। तो इन दोनों में से ऑप्शन देखना है कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन दो जब में से एक आंसर देना हो, तो ये देखो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापकता है तो उस क्वेश्चन को चूज करो। जैसे ये चौथा ऑप्शन जो है, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित। संपूर्ण विकास से मतलब है कि शिक्षक को भाषा की योग्यता होगी, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसकी भी उसे अच्छी योग्यता होगी, और बच्चों से कम्युनिकेशन वगैरह करने की अच्छी योग्यता हो, तो इसमें सब कुछ आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन बेहतर होगा। इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलो तीसरे क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है उन्हें एक विशेष से संबंधित रूप से जाना जाता है। तो इसमें जो खाली स्थान में क्या भरना है। देखो पहला ऑप्शन है एथनिक ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन है जाति। तो इसे सोचो कौन सा सही ऑप्शन होगा। जल्दी से आंसर सोचो, सोचो जल्दी से। अब देखो एथनिक ग्रुप एक व्यक्तित्व का प्रकार है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब धर्म लोग कब सिलेक्ट करते हैं, अपने विचारों, जिसके विचार जिस धर्म से मिलते हैं वो उस धर्म को अपना लेता है। जैसे कोई धर्म परिवर्तन भी कर लेता है, कोई हिंदू लोग भी होते हैं वो मुस्लिम धर्म को मान लेते हैं, जिससे विचार मिलेंगे उस धर्म को। यहाँ आर्थिक तो कुछ है नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी का धर्म अपनाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं है। अब पहले चौथा ऑप्शन देखो, जाति आपको पता होगा, आप लोग भी किसी न किसी जाति के होंगे, तो अपन को जाति किस आधार पर मिलती है, जन्म के आधार पर। इस पर आर्थिक तो कुछ हुआ नहीं है, आर्थिक आधार पूछा है तो वर्ग होता है। वर्ग इसलिए जैसे जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, पैसे में थोड़े अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को उच्च वर्ग के लोग कह देते हैं। जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो ठीक ठाक लेवल पे होते हैं, ना ज़्यादा गरीब होते हैं ना ज़्यादा अमीर होते हैं, तो वो मध्यम वर्ग में बोले जाते हैं। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब स्थिति में होते हैं, तो आर्थिक स्थिति पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्ग बोलते हैं, या क्लास, इंग्लिश में से क्लास बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा,
शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है, क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते। उन्हें विषय की पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वे आदी हैं। और चौथा ऑप्शन, उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। देखो, ये नहीं वाले ऑप्शन तो पहले ही हटा देना है। वे सीखना नहीं चाहते, ऐसा किसी भी बच्चे के लिए अपन नहीं कह सकते कि बच्चा सीखना नहीं चाहता। और दूसरा ऑप्शन भी अपन हटा देंगे, विषय पसंद नहीं है। और आप इतनी अच्छी शिक्षा सामग्री यूज करोगे तो बच्चा अपने आप रुचिकर हो लगेगा। अब चौथा ऑप्शन देखिए, उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। ये कोई बात नहीं होती कि शिक्षक को पसंद नहीं करते। अब वातावरण, इसलिए बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उसकी रुचि, अभिवृत्ति और भी उसका माहौल, जैसे कोई लैंग्वेज है, हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं इंग्लिश बोली जा रही तो उसमें और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन है, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन सभी प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होता है, सामाजिक परिपक्वता भी आती है, संज्ञानात्मक परिपक्वता भी आती है। और चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा। चौथा ऑप्शन आप बता दें, यौन परिपक्वता, तो वो भी आती है। लेकिन ये प्राथमिक पूछा है, प्राथमिक में आएगा यौन परिपक्वता होती है, क्योंकि आपने देखा होगा यौवन या किशोरावस्था भी बोल सकते हैं, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा जूझते हैं यौन परिपक्वता से। ये बोल सकते हैं शारीरिक परिपक्वता जो आती है उससे ज़्यादा जूझते हैं। तो प्राथमिक से हमारे होते सारे परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन चौथा बेहतर होगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ पहचानने लगता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है जन्म से, 3 महीने पर, और 6 महीने पर, 9 महीने पर। तो आप सोच कर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। अब देखो, वैसे तो अधिकतर लोग 3 महीना मानते हैं, 3 महीने या 6 महीने मानते हैं, लेकिन ये एमपी में जो पेपर हुआ था उसके आंसर के अनुसार इसमें जन्म से दिया है, पहला ऑप्शन दिया है। तो 3 महीने भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 महीना सही लग रहा है। लेकिन जो एमपी बोर्ड ने जिसका आंसर दिया वो पहला दिया है, जन्म से, तो अभी अपन पहला ही आंसर सही मानेंगे। ये एमपी बोर्ड की तरफ से पहला ऑप्शन सही है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन देखिए थोड़ा सा, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट एवं विस्तृत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे और एरिक्सन। इनमें सोच के बताइए क्या है। तो इसका आंसर होगा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, आपको पता होगा, जो नैतिक दुविधा से थी। वो एक कहानियाँ सुनाते थे, बच्चों से ये कहते थे कि ये बताओ ये गलत है ये सही है। हेंजबर्ग की जो कहानी थी, उसकी जो मिसेस थी वो बीमार थी, ऐसी कुछ कहानी थी। तो उससे क्या है, दवाई नहीं मिल रही थी, जो एक फार्मासिस्ट ने उस दवाई को तैयार किया था, तो क्या है उसको दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या है उसने चोरी कर ली थी उस दवाई को। तो फिर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या उसका चोरी करना सही था, क्या उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये थी थोड़ी, मैंने शॉर्ट में कहानी बता दी कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। सॉरी, कोहलबर्ग थोड़ा डाउट है कहाँ के थे, लेकिन वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। थोड़ा मैं कोहलबर्ग को स्पष्ट करके बता दूंगी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है बोलने में।
बायकोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और जीन प्याजे तो आपको सभी को पता होगा, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के थे। और आगे एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बच्चों की अवस्था को बहुत अच्छे से समझाया है। इनने 8 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों की। तो ये क्वेश्चन हुआ पूरा। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था? स्टेनबर्ग, फॉर्म, थॉर्नडाइक, बंडूरा। तो सोच कर बताइए क्या है। बहुत ही सिंपल आंसर, ये तो आता ही रहता है लगभग सभी टेट में। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आता रहता है। एक क्वेश्चन का आंसर है थॉर्नडाइक। इन्हें दो 3 नियम दिए थे जो उनके प्रमुख नियम थे। कितने नियम दिए थे? 3। ये ध्यान से देखना, 3 नियम प्रमुख नियम थे और 5 नियम दिए थे जो वो 5 नियम गौण नियम थे। पहला नियम है तत्परता का नियम, जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे, जो कि इनके प्राथमिक नियम है। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये तीनों नियम देखो, नाम मैंने लिख दिए हैं आपको। तो इसका आंसर थॉर्नडाइक है। और बंडूरा ने तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने दिया था? तो पहला है बिनेट एवं वर्णन। इसे वैसे बिने नाम लिखा रहता है अधिकतर पुस्तकों में, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें बिनेट दिया है, उसका मतलब बिने है। आप ज़्यादातर पुस्तकों में देखेंगे तो बिने लिखा होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगला ऑप्शन है बिनेट एवं सिमोन। तो इसका मतलब हुआ बिने एंड साइमन। ये लिखा रहता है, क्योंकि आप लोगों ने ये नाम सुने नहीं होंगे, थोड़ा सा मतलब अलग अलग रहे होंगे, तो उसकी कन्फ्यूजन नहीं है। गॉडार्ड एवं टर्मन। और चौथा ऑप्शन है गॉडार्ड एवं सलेर। तो इसका ऑप्शन सोचकर बताइए क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन है बिनी एंड साइमन। सेकंड ऑप्शन बिनी एंड साइमन। अब मैं थोड़ी सी नॉलेज और देना चाहती हूँ आपको। देखो, अगर बुद्धि आईक्यू टेस्ट पूछे, आईक्यू टेस्ट पूछे तो देना है स्टर्न आंसर। आईक्यू हिंदी में उसे बोलते बुद्धि लब्धि, तो इसका आंसर है स्टर्न। और आपसे ये पूछे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, किसका बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो उसका आंसर है टर्मन। टर्मन ने बुद्धि शब्दी का सूत्र दिया था। ठीक है, तीनों आपको आंसर क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहाँ देखिए, भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव एवं विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जल्दी से सोचिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और बाद में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही है प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइए, कितने क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन 3 है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपको क्वेश्चन के आंसर कॉपी में ज़रूर लिखना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही है। इनसे आपको किसी भी परीक्षा, टीईटी की कोई सी भी परीक्षा हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, सबके लिए लाभदायक। और एमपी टीईटी के लिए खास करके, क्योंकि ये एमपी व्यापम का पेपर, ये क्वेश्चन थोड़े हटके बनाते हैं जो आम पुस्तकों में मिलते नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि हमने ये जो पेपर हुए थे ओल्ड पेपर, उसका ही आपको सॉल्यूशन दे रहा है, उसकी पूरी सीरीज कराएंगे। ये जिम्मेदारी पूर्वक आपसे कह रहे हैं, इसकी जितनी भी पेपर हुए सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको, इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब देखो, अगला क्वेश्चन है गहन चिंतन
निम्न का एक पहलू है? पक्षपात, तर्क, विश्वास, भावना। ये चार ऑप्शन से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपने क्वेश्चन पर राइट कर लीजिए। ठीक है, तो दो पक्षपात तो चिंतन से कोई है मतलब है ही नहीं। पक्ष न विश्वास है न भावना है। आपको ऑप्शन देख के ही पता चलेगा। इसका आंसर तर्क है। अब एक क्वेश्चन और बताओ, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तर्क दो प्रकार का होता है, ये चिंतन दो प्रकार का होता है। एक आगमन चिंतन, या ऐसे बोल सकते आगमनात्मक चिंतन, एक निगमनात्मक चिंतन। ये दो प्रकार, कभी कभी प्रकार भी पूछे जाते हैं कि चिंतन कितने प्रकार होते हैं, या कभी कभी तीन चार ऑप्शन दे देंगे कि पूछेंगे इनमें से चिंतन का कौन सा प्रकार है, तीन कोई और से दे देंगे और एक निगमनात्मक दे देंगे, तो आपको इनमें से आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आंसर भी मिलते हैं। तो मैं इन आपको एक क्वेश्चन के साथ एक दो आंसर और करवाती जाती हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप आगे से सॉल्व भी कर सको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता की निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। मतलब निर्णय जो लेते हैं वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? अगर कोई भी समस्या है आपके पास तो आप किस आधार पर निर्णय लोगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन की समझने की ज़रूरत है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कोई भी समस्या है सबसे अच्छा निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं, तो ये है। देखो, संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर और बच्चों के समग्र विकास पर। सोचकर बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। सोचिए, जल्दी सोचिए। पहला ऑप्शन है संबंधों को विकसित करने पर। तो संबंधों को विकसित करने, अगर दो दोस्त हैं उनके अच्छे संबंध हैं तो निर्णय कैसे? अगर वो दोस्त होगा तो वो तो उसके पक्ष में ही लेगा, और कोई दुश्मन होगा तो उसके पक्ष में तो नहीं लेगा। तो इससे निर्णय गलत भी हो सकते हैं। जैसे आपके सही संबंधी हो, अगर कहीं लड़ाई भी हो तो आप हमेशा अपने रिश्तेदार या अपने माता पिता उसके ही पक्ष में जाओगे, और अगर कोई आप अगर वो गलत भी होंगे तब भी आप उसके पक्ष में ही जाओगे। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा ही गलत रहो। संबंधों के आधार पर कभी भी निर्णय नहीं लेंगे। जानकारी के आधार पर, तो जानकारी के आधार पर ले सकते हैं, पर एकदम एक्चुअल निर्णय नहीं होता, क्यों? जानकारी कभी कभी अधूरी भी हो जाती है। तो जानकारी कंप्लीट ना होने की वजह से कभी कभी निर्णय गलत भी हो। अनुशासन तो होगा ही नहीं आंसर। छात्रों के समग्र विकास पर, अब देखो कोई समस्या है तो उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे पहले अपन, फिर उसके सारे तथ्य देखेंगे, उन्हें जानेंगे। जैसे अपसारी चिंतन होता है, एक होता अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो एक बस एक वो होता है इसका सोचना, और अपसारी जो चिंतन होता है वो विभिन्न दिशाओं में होता है। इस प्रकार देखा आपने चिंपैंजी का प्रयोग देखा होगा, तो उसमें क्या, उसमें बॉक्स रखे थे और भी चीज़ें रखी थी उसके जो रूम में जिसमें था वो। तो उसमें क्या था, उसने पूरी समस्या, उसे केला उतारना उसकी एक समस्या था, मतलब केला उतारने या केला खाने की उसकी समस्या थी। तो उसने क्या किया, अपसारी चिंतन किया। उसने ये सोचा इस कमरे में क्या हो सकता है, इससे मैं केले उतार सकता हूँ। पहले तो उछला कूदा तो उससे कुछ हुआ नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने पूरे कमरे को देखा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें केले उतार के खा सकता हूँ। तो इस प्रकार कोई सी भी समस्या हो, वो समस्या केला उतारने की थी, कोई तो उसके पूरे पहलू वो सोचो, मतलब समग्र रूप से उसे सोचो। फिर समग्र रूप से सोचने के बाद अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। तो अब इसमें असली ऑप्शन ये चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि समग्र पहलू वो सोचो समस्या की, फिर एक पहलू पर जाकर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपन निर्णय लेंगे। ठीक है, आगे आगे ये क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। तो इसका अपन लोग एक प्रकार से फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले तो देखो ऑप्शन क्या है, ध्यान अभाव, अति संवेदनशीलता विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, और आक्रमकता,
अभाव सक्रियता विकार। तो सोचो ये ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन है ध्यान अभाव सक्रियता विकार, ठीक है ना। ध्यान अभाव सक्रियता विकार, तो ये दूसरा ऑप्शन है। इसका इंग्लिश में याद करो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा सा चेंज हो जाता कभी कभी, ऑप्शन लगभग सारे एक से होते हैं, तो इसे इंग्लिश वर्जन ज़्यादा सही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ध्यान आबदान का एक आंतरिक कारक नहीं है। रुचि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है तीव्रता और पूर्व धारणा यानी माइंड सेट और प्रेरणा। ये ऑप्शन तो बहुत ही सरल है और क्वेश्चन भी बहुत सरल है, आप थोड़ा सा ही अच्छे से सोचोगे तो बता सकते हो उसका आंसर। तो रुचि, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा आपका, मान लो आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप सोचोगे मेरी ये जो सब्जी बना रहे हैं या कोई भी रेसिपी से कोई सब्जी बना है, तो आप इंटरेस्ट से काम करो तो बहुत ही ध्यान लगेगा। और दो माइंड सेट है, आपने आज दिन भर एक प्लान बना लिया कि मुझे आज 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे पर्यावरण पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, या कोई भी अदर सब्जेक्ट जो भी आपने प्लान बनाया है, यानी जो भी आपने माइंड में सेट कर रखा है कि मुझे आज ये करना है, तो आपका जो माइंड है ना भटकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आज मुझे ये करना है। अगर कोई दोस्त भी आपको बुलाएगा कभी तो आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको माइंड में सेट करना अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरा ये कार्य पूरा हो। तो इसमें भी ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है प्रेरणा, तो प्रेरणा तो वैसे ही ध्यान में आंतरिक प्रेरणा हो तो अपने आप ही ध्यान होगा। एक तीव्रता जो ऑप्शन है चौथा, तीव्रता से वो ध्यान भंग होता है, कभी हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर देते, तो ध्यान आप इससे भंग हो जाता है। यानी कि नहीं पूछा है, नहीं ऑप्शन अपन को देखना बहुत गौर से, उसमें नहीं पूछा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में किन कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। परिवार प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति और लिंग भेद। तो देखो पहला तो ऑप्शन परिवार प्रभुत्व जो होती है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। संस्कृति और लिंग भेद नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास क्यों होगा कि अगर एक छोटा बच्चा है, अगर कोई समस्या है उसके पास, तो उसका संज्ञान विकास ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो क्या है कि वो उस समस्या को सॉल्व करने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कोई बड़ा बालक है, जैसे किशोर अवस्था के बालक जिनकी संज्ञान लगभग पूर्ण हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार की समस्या दे दो, जैसे अमूर्त समस्याएं, गणित की प्रॉब्लम्स होती हैं या रीजनिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कर लेगा आराम से। तो जो समस्या है तो उसका सॉल्यूशन वो व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जो संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व हो। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में किन कारकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो जैसे वो उसकी जो कहानी थी ना हेंसबर्ग की, तो जिस बच्चे का संज्ञान में अच्छे से परिपक्व होगा वो अच्छा अच्छे से जानता। वही उसी कहानी को छोटे बालकों से पूछो तो वो तो हमेशा यही कहेगा कि नहीं, चोरी करना गलत बात है। बड़े बालकों से पूछो तो वो ये अलग बताएंगे, नहीं उसकी जो मिसेस थी तो बीमार थी, तो इस एक तरफ से सही भी है, तो अलग अलग आंसर। तो संज्ञान विकास का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हुआ। आज केवल 15 ही क्वेश्चन करेंगे और आप बताओगे 15 क्वेश्चन से कितने सही निकले, आपको ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें 30 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें।
और मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगले वीडियो में अब 16 से आगे की सीरीज बढ़ाएंगे, और आप देखना चाहते हो ऐसी पूरी सीरीज की जिम्मेदारी मैंने ली रखी है, मैं पूरी सीरीज कराऊंगी। धन्यवाद।